Hello and welcome to Literary Friends. Welcome to the world of language, linguistics, and literature, a paradise of confusion. So, our today's topic of discussion is Shakespearean tragedy. We will discuss the various elements of Shakespearean tragedy, themes and its significance, structure and plots of the play, as well as we will discuss some major tragedies which are widely known. तो आज हम लोग देखेंगे कि शेक्सपियर ट्रेजेडी होता क्या है, शेक्सपियर ट्रेजेडी में क्या-क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या-क्या उसके बेसिक फीचर, क्या-क्या उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि शेक्सपियर ट्रेजेडीज़ का थीम क्या होता है। जितने भी शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ है उनमें थीम कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट है, कैसे-कैसे उसका एग्जाम्पल देखेंगे। ये सारी चीज़ हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उम्मीद है आप लोग पूरा का पूरा लेक्चर देखेंगे। इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे व शेयर करेंगे। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। Shakespearean tragedy refers to a specific genre of drama created by renowned playwright Shakespearean. तो विलियम शेक्सपियर क्या करते थे, उनकी एक खूबी थी कि वो चाहे कॉमेडी लिखें या ट्रेजेडी लिखें, वो एक अपना अलग वर्ल्ड क्रिएट करते थे। अपना उनका एक अलग टच, उनका एक अलग टेस्ट रहता था। तो उस हिसाब से जो उसको जो अलग क्रिएटेड वर्ल्ड है ड्रामा में, ट्रेजेडी में, उसे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कहा जाता है। अब उसके क्या-क्या फीचर्स थे, क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कैसे उसका स्ट्रक्चर रहता था, वो सारी चीज़ हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। तो पहले थोड़ा-सा विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको बता दूँ। वैसे तो आपको पता ही होगा, कोई भी इंग्लिश ऑनर्स का अगर स्टूडेंट रहता है, तो उसे ये बात बहुत अच्छे से पता रहती है कि शेक्सपियर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो विलियम शेक्सपियर जो है सो बहुत ही फेमस प्लेराइट थे एलिजाबेथन एज के। इन्होंने लेट 16th सेंचुरी अर्ली 17th सेंचुरी में इनका जो था सो करियर ग्राफ था। अब शेक्सपियर ट्रेजेडी आर वेल नोन फॉर देयर एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमंस। अब हम लोग देखते हैं शेक्सपियर ट्रेजेडी का जो क्या-क्या है, सीधा आते हैं शेक्सपियन ट्रेजेडी। तो शेक्सपियन ट्रेजेडी वेल नोन फॉर ह्यूमन सफरिंग, फेट, द consequences of human action. These plays are characterized by specific elements and themes that set them apart from other genres of literature। ये सब में थोड़ा से कुछ अलग थीम थे, कुछ अलग आप कह सकते हैं कि एलिमेंट्स थे जो इनको बाकी लिटरेचर के अलग-अलग और भी जितने सारे जॉनरा है उनसे डिफरेंट करते हैं। तो अब हम लोग सीधे आते हैं इनके शेक्सपियर ट्रेजेडी के की एलिमेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रेजेडी में होता है, जिसने एरिस्टोटल भी कहा है कि ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो अरिस्टोटल के हिसाब से ऐसा होता है कि एकदम मतलब कि हाई स्टैंडिंग हो, एकदम हाई स्ट्रैटा का आदमी हो, नोबेल पर्सनैलिटी हो, नोबेल बर्थ हो, सारा चीज़ अच्छा हो और उसका डाउनफॉल हो। तो शेक्सपियर ट्रेजेडी में भी वैसा ही होता है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में भी वैसा ही होता है। देखते हैं। At the center of each Shakespearean tragedy is a tragic hero, a character of noble birth or higher standing who possesses admirable qualities but also has a fatal flaw or commits a grave mistake। ये ट्रेजिक फ्लो जिसे हेमर्सिया भी कहा जाता है, ये लगभग सारे ट्रेजेडी में होते हैं, जितने भी फेमस रिनॉन ट्रेजेडी है। ठीक है, तो उसमें हेमर्सिया का लीड यही जो है, यही एक गलती, ये जो एक ट्रेजिक फ्लो, एक छोटा सा गलती, एक छोटा सा जो उसका फ्लॉ है, वही उसको जो है सो उसका डाउनफॉल की ओर ले जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लेंड्स टू हीरोज डाउनफॉल एंड ब्रिंग्स हिम अबाउट देयर अल्टीमेट ट्रेजेडी। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैकबेथ। मैकबेथ जानते हैं कि मतलब कि शेक्सपियर के सबसे रिनॉल्ड जो ट्रेजेडी है उसमें मैकबेथ आते हैं। तो मैकबेथ का जो है सो ट्रेजिक हीरो बहुत ज्यादा एम्बिशियस था, ग्रीडी था। ठीक है, एंड किल्स द किंग टू टेक हिज थ्रोन बट इज इवेंचुअली किल्ड बाय हिज एनिमीज। ठीक है, अब देखिए कि मैकबेथ में जो है सो क्या करता है कि उसका जो बहुत ज्यादा ग्रेडी, उसका जो अपना मतलब आप कह सकते हैं कि सिंहासन हथियाने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए किंग को मार देता है, थ्रोन हथियाने के लिए। लेकिन बाद में उसे भी वैसे ही मार दिया जाता है। तो यहाँ पे जो इसका आप कह सकते हैं जो ट्रेजिक फ्लो है, इसका ग्रीडीनेस है। जो इतना ही जो ग्रीड है इसके अंदर, इतना जो ओवर एम्बिशियस कहते हैं ना, अतिकांत होता है, तो वही ओवर एम्बिशियस है। तो ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की पहली क्वालिटी, पहला एलिमेंट हो गया। अब दूसरा क्या है? दूसरा है ट्रेजिक फ्लॉ। द ट्रेजिक फ्लॉ इज क्रूशियल एलिमेंट इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीरोज ट्रेजिक फेट।
इट कुड बी ए कैरेक्टर ट्रेट लाइक एम्बिशन, जेलेसी। अब देखिए इसमें क्या-क्या हो सकता है, ट्रेजिक फ्लॉ आखिर होता कैसे-कैसे, क्या-क्या रहता है उसमें? कैरेक्टर का जो एम्बिशन रहता है सो, जेलेसी कैरेक्टर की जेलेसी, जैसे हम लोग देखेंगे अभी ओथेलो में, उसका प्राइड, लैक ऑफ जजमेंट, कभी-कभी क्या रहता है गलत जज कर लेता है, प्रेजुडिस रहता है किसी के अगेंस्ट, ठीक है? ये सब सारे मिलके जिसको क्या करते हैं हीरो को ब्लाइंड कर देते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के कि वो कर रहा है उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, क्रिया जो कर रहा है उसका क्या प्रतिक्रिया होगा, इसके प्रति उसको ब्लाइंड कर देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा आपको देखने को मिलेगा ओथेलो में। ओथेलो इज हेमर्सिया ऑफ जेलसी। ओथेलो जो है सो जेलेसी का हमेसिया है, which makes him believe that his wife Desdemona is unfaithful। उसे लग रहा है कि जो उसकी वाइफ डेस्डिमोना है वो अनफेथफुल है, उसे धोखा दे रही है, उसे चीट कर रही है, एंड एंड लीड्स हिम टू किल हर एंड हिमसेल्फ। तो वो क्या करता है, उसको लगता है कि ये धोखा दे रही है, बेवफा है, तो वो उसे मार देता है, अंतिम में खुद को भी मार लेता है। तो ये हो गया ट्रेजिक फ्लॉ। अब हम लोग देखते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की एक खूबी ये भी होता है कि कहते हैं ना कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा हेमलेट के एग्जांपल के साथ, मैंने वो एग्जांपल इंक्लूड भी किया है। तो अब चलिए देखते हैं। द ट्रेजिक हीरो टिपिकली एक्सपीरियंसेस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बैटलिंग विथ देयर ओन कॉन्सिक्वेंस, डाउट एंड इमोशन। खुद के अंदर ही जो कहते हैं ना, अंदर ही मतलब भीतर युद्ध चल रहा है कि क्या करें नहीं करें। दिस इनर टर्मोइल एड्स डेप्थ टू द कैरेक्टर एंड कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल ट्रेजेडी। यही जो है ना, क्या करें नहीं करें, जो इनडिसीजन का जो आ जाता है ना कि कुछ निर्णय नहीं ले पाते, हम कंफ्यूजन में रहते हैं, तो उसे ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, और वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में आपको आराम से मिल जाएगा देखने को। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हेमलेट। हेमलेट जो है प्रोटैग इसमें हेमलेट जो प्रोटैगनिस्ट, फिर इसमें जो प्रिंस हेमलेट रहता है, उसको कितना बार चांस मिलता है उसको मारने के लिए, अपना जो उसका फादर का मर्डरर है, जो उसके अंकल होते हैं, उसको मारने के लिए कितना बार चांस मिलता है, पर वो सोचते रहता है। एक बार उसका अंकल जो है सो चर्च में प्रे करते रहते हैं, तो वो उसे इसलिए यह सोच के नहीं मारता है कि अगर इसे अभी मार दूंगा सो ही विल डायरेक्टली गो टू हेवन बिकॉज ही इज प्रेइंग एंड इट इज रॉन्ग टू किल समवन हु इज प्रेइंग। तो ये सोच के नहीं मारता। तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है सो आपको शेक्सपियर का प्ले में देखने को मिल जाएगा। इसका एक कोटेशन एकदम फेमस सोलिलोक्वी जो है, टू बी और नॉट टू बी, दैट्स द क्वेश्चन। ये जो आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइफ एंड डेथ, इसको बहुत अच्छा से सिंबलाइज करता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो इसका है कॉन्फ्लिक्ट है वो है आपका एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में आपको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेंगे, बस इसमें आपको एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट देखने को भी मिलेंगे। अब एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट कहाँ दिखता है, आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। In addition to the internal struggle, Shakespearean tragedy involve external conflict. These conflicts often rise from interaction with other characters, social expectation, and और एक्सटर्नल फोर्सेस फर्दर कॉम्प्लिकेटिंग हीरो सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, अब देखिए किंग लियर में इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। किंग लियर क्या करता है, इसका एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट तब बहुत अच्छा से सामने आता है। किंग लियर क्या करता है, बहुत जो अपना उसका जितना भी प्रॉपर्टी रहता है, किंगडम रहता है, वो अपने उसके पास उनकी 3 बेटियां होती है, लेकिन वो अपने 2 बेटी के बीच में बांट देता है। ठीक है, बाद में वो दोनों बेटियां क्या करती है, इसकी पावर धीरे धीरे सीज करते रहती है, और लास्ट में इसे अपने सबसे छोटी बेटी के पास जाना पड़ता है। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। अगर आप किंग लियर प्ले कभी पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छा से ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए, इन दोनों के बीच में बांट देता है, बट ये दोनों इन्हें बेट्रे कर देते हैं, तो ये सीधे एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे इंटरनल नहीं है, सीधा एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, अब एक शेक्सपियन प्ले का जो एक सबसे जो इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, जो इसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, वो है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। आपको शेक्सपियर के बहुत सारे प्ले में मतलब विचेस दिख जाएगी, या फिर कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट, सुपर नेचुरल क्रिएशन, ये सब आपको दिखते रहेंगे। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है आखिर ये। मैनी ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी इंक्लूड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स सच एज विचेज, घोस्ट, prophecies, or divine intervention. These supernatural elements serve to heighten the sense of fate and destiny in the play. For example, Macbeth. The play Macbeth includes supernatural element in the form of three witches. अब देखिए थ्री विचेज, जब मैकबेथ जंगल की ओर जा रहा होता है तो वहां थ्री विचेज आती है। अब बताती है कि तुम जो है सो राजा बनने का तुम्हारे अंदर सारा योग्यता है, जाओ विद्रोह करो,
जो किंग है उसे मार दो और हथिया लो राज सिंहासन। तो ये जो है सुपर नेचुरल एलिमेंट, यहाँ पे आपको अगर विचेस का डिस्क्रिप्शन देखिएगा, यही प्ले का आप ये हिस्सा पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का शेक्सपियर बहुत अच्छा से यूज करते थे, और उन्हें पता था कि सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज करके मतलब जो पब्लिक है उसके अंदर कैसे क्यूरियोसिटी दिखाया जाए, क्यूरियोसिटी पैदा किया जाए। अब लास्ट इसका जो एलिमेंट है वो है कैथारसिस। द कॉन्सेप्ट ऑफ कैथारसिस इज एसेंशियल इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, the though the sorry through the emotional journey of tragic hero and witnessing their downfall, the audience experience a purging of emotion leading to a sense of emotional release। अब देखिए जो इमोशनल प्यूरिफिकेशन होता है उसे ही कैथारसिस कहते हैं, कि लास्ट लास्ट में सब सही होना चाहिए, मतलब कि ऐसा कैसे हो गया, जो पछतावा होता है, ठीक है, उसे कैथारसिस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे है क्या सो। अब रोमियो एंड जूलियट में देखते हैं कि रोमियो एंड जूलियट जो है सो दोनों के दोनों लास्ट में अंतिम में वे दोनों मर जाते हैं, ठीक है, ट्रेजिक डेथ होती है दोनों लवर्स की, क्योंकि उन्हें अलाउ नहीं किया जाता है कि दे विल गेट मैरिड। अगर आप ये प्ले पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा प्ले है, बहुत ही फेमस भी है रोमियो एंड जूलियट, ये लव पेयर जो इसको मतलब कह सकते हैं कि ये कपल बहुत ही फेमस है, ठीक है, रोमियो जूलियट लैला मजनू। तो इसमें वही है कि ऑडियंस को लास्ट लास्ट में बहुत ही ज्यादा मतलब कि आप कह सकते हैं कि कनेक्टेड महसूस करते हैं, और उनका इमोशंस जो है सो साथ ही साथ फ्लो करता है, कैथारसिस यही चीज हुआ। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स आप शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का इसको आप कह सकते हैं। उसके बाद है थीम्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। अब इसका थीम देखते हैं। सबसे पहले है द डाउनफॉल ऑफ हीरो। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी शो हाउ ए नोबल एंड हीरोइक, वही ट्रेजिक फ्लो का बात होगा, ठीक है, हाउ ए नोबल एंड हीरोइक पर्सन यूजुअली ऑफ हाई सोशल स्टेटस फॉल्स फ्रॉम ग्रेस एंड मीट्स ए ट्रेजिक एंड। फॉर एग्जांपल, अब देखिए बहुत ही हाई स्ट्राटा है वही ट्रेजिक फ्लो जो एरिस्टोटल बोला था, ये चीज शेक्सपियर बहुत अच्छा से फॉलो करते हैं अपने प्ले में, ठीक है। Othello is a brave and respected general who is undone by his jealousy and trust in villainous Iago। अब क्या होता है कि सिर्फ वियागो का बात मान लेता है कि योर वाइफ इज, जो है वियागो इसको बोलता है कि आपकी पत्नी जो है सो वो बेवफा है, और उसका बात मान लेता है, उसे मार देता है और अंततः खुद को भी मार लेता है। तो ये हुआ इसका डाउनफॉल। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल। अब शेक्सपियर का जितना भी ट्रेजेडी अगर आप पढ़िएगा, या फिर इवन आप अगर कॉमेडी लाइट कॉमेडी भी पढ़िएगा, तो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल। ये कॉन्फ्लिक्ट आपको हमेशा सामने आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। और इट ऑल्सो डिपिक्ट्स a struggle between good and evil forces within and outside the hero। देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट जैसा मैंने बात की, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए मैकबेथ इज ए लॉयल एंड करेजियस सोल्जर हु इज टेम्प्टेड बाय विचेस। देखिए ये जो है सो अगर ये चाहता तो इसे, ये जो विचेस का जो भविष्यवाणी है उसको नकार सकता था। अपने वाइफ का जो ओवर एम्बिशन है कि जाओ किंग का मर्डर कर दो खुद राजा बन जाओ, इसे भी वो नकार सकता था। लेकिन वो क्या है कि यहाँ पे कौन जीतता है, यहाँ पे इविल पार्ट आपका जीत जाता है। तो ये चीज आपको हमेशा देखने को मिलेगी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में, कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा गुड, हमें गुड एंड इविल के बीच में, ठीक है। तो कभी इसमें गुड जीतता है, कभी इविल जीतता है, और ब्लड सेट जो है सो लास्ट में तो होना ही होना है। The role of fate and fortune. Shakespeare tragedy also explored the influence of fate and fortune on human lives. शेक्सपियर ट्रेजेडी फेट की मतलब भाग्य, कि भाग्य से क्या होता है, कैसे होता है, तो भाग्य के भरोसे जो है भाग्य का क्या योगदान होता है, और भाग्य को मतलब लक जो फेट है उसको कैसे शेक्सपियर यूज करते हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे इसका अच्छा एग्जांपल कहा जा सकता है रोमियो एंड जूलियट के बारे में। इन लोगों का फेट में था कि दे आर स्टार क्रॉस्ड लवर। स्टार क्रॉस्ड लवर उसको कहते हैं कि जिनको जीते जी अपना प्यार नहीं मिलता है और वे मर जाते हैं इसी के कारण, ठीक है। हु डाइड बिकॉज ऑफ देयर फैमिली फ्यूड एंड देयर ओन बैड लक। तो ये इनका फेट था कि इनको जो है सो प्यार नहीं मिलेगा जीते जी, इसलिए ये दोनों मर जाते हैं। द थीम ऑफ रिवेंज। अब देखिए शेक्सपियन ट्रेजेडी को ना रिवेंज ट्रेजेडी भी कहा जाता है। इसमें सबसे अच्छा आपका एग्जाम्पल जो है
सो आप कह सकते हैं कि हेमलेट हेमलेट को आप रिवेंज ट्रेजेडी कहा जाता है। ये सेनेका मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है, मैंने पिछला क्लास जब लिया था तो उसमें मैंने रिवेंज ट्रेजेडी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, एक शॉर्ट्स का। उसमें आप देख सकते हैं कि रिवेंज ट्रेजेडी होता क्या है। तो हेमलेट जो है सो एक प्रकार का रिवेंज ट्रेजेडी है। ठीक है, ये अपना अंकल जो क्लॉडियस है इससे रिवेंज लेना चाहता है अपने फादर का मर्डर के लिए। ठीक है, इसके इसका अंकल क्या करता है कि अब उसका फादर को मार देता है और इसकी मदर से शादी कर लेता है। तो इसका फादर जो है सो लास्ट में घोस्ट बन के आता है और बोलता है कि द मैन हु इज सिटिंग ही, वो मुझे मार दिया है, उसने ही मुझे मारा है, तो तुम इसका बदला लो। तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा कि पूरा का पूरा यहाँ रिवेंज थीम चलते रहता है। और आपको इसमें ये भी जैसे कि रिवेंज थीम का एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है कि इसमें बहुत ज्यादा ब्लड शेड होता है। तो आपको यहाँ लास्ट में दिखेगा काउज द डेथ ऑफ मैनी इनोसेंट पीपल इंक्लूडिंग हिज लव ऑफ फिलिया। ठीक है, ये हुआ आपका चौथा। अब नेक्स्ट पे हम लोग आएंगे, वो है पैराडॉक्स ऑफ लाइफ। शेक्सपियर ट्रेजेडी जो है ना, सब पूरा पैराडॉक्स दिखाता है, मतलब लाइफ के उतार चढ़ाव जो भी है, मतलब अपेयरेंस, रियलिटी, जो कह सकते हैं वो सारी चीज बहुत अच्छे से दिखाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके में क्या क्या नोट्स में दिया हुआ है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ऑल्सो रिवील द पैराडॉक्स ऑफ लाइफ सच एज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अपेयरेंस एंड रियलिटी, एक्सपेक्टेशन एंड रिजल्ट, और लाइफ एंड डेथ। तो ये जो पैराडॉक्स है ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये पैराडॉक्स ऑफ लाइफ आपको शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसका एग्जांपल, जूलियस सीजर इज पैराडॉक्सिकली किल्ड बाय हिज फ्रेंड ब्रूटस ऑन द आइडियाज ऑफ मार्च विच ही वाज वार्न्ड अबाउट बट इग्नोर्ड। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। आप मुझे मेरे ये सजेशन रहेगी कि आप ये सारे प्ले पढ़ें। जितने भी प्ले आपको यहाँ लास्ट में एग्जाम्पल में दिया जाएगा, क्योंकि ये सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेज है शेक्सपियर के। आप या तो पढ़ सकते हैं या इस पे बनी मूवीज देख सकते हैं। मूवीज आपको यूट्यूब या फिर अदर प्लेटफॉर्म पे आराम से मिल जाएगी। तो आप इसके मूवी भी देख सकते हैं, या फिर अगर आप प्ले पढ़ना चाहते हैं तो प्ले भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगा वेरियस वेबसाइट से, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगी। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि शेक्सपियरियन प्ले जो इतना इंटरेस्टिंग होता था, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, आखिर उसके इंटरेस्टिंग, कोई भी प्ले अगर इंटरेस्टिंग होता है तो उसके में उसका स्ट्रक्चर, उसका प्लॉट का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि अगर प्लॉट जो है सो अच्छा से नीटेड नहीं रहेगा, प्लॉट का अच्छा से कंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा, प्लॉट अच्छा से बनाया नहीं जाएगा, तो शुरू से ही इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो जो है सो ऑडियंस जो है सो रिलेट नहीं कर पाएगी, जो दर्शक है वो उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, दर्शक को वो बोरिंग लगेगी। तो देखते हैं कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का प्लॉट कैसा रहता था, इसका जो स्ट्रक्चर रहता था इसका ट्रेजेडी का वो कैसा रहता था। तो इसका जैसे कि आप जानते होंगे कि शेक्सपियर के लगभग सारे के सारे प्ले जो है सो 5 एक्ट्स के होते थे, 5 एक्ट्स प्लेज होते थे। ठीक है, तो इसमें पार्ट 1 में एक्सपोजिशन, पार्ट 1 में सारा चीज बताता था। ठीक है, यहाँ पे मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता था, सेटिंग बताई जाती थी कि कैसे कैसा सेटिंग होगा, कॉन्फ्लिक्ट बताया जाता था कि इसके इसके बीच दुश्मनी है, और उसके साथ साथ सारा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो भी जरूरी होता था प्ले स्टार्ट करने के लिए, वो पार्ट 1 में आपको दे दिया जाता था। उसमें वो सारी चीज पार्ट 1 में इंट्रोड्यूस कर दी जाती थी। इट ऑल्सो सेट्स, इसी में जो है सो टोन एंड मूड, क्योंकि आपको पार्ट 1 से ही पता चल जाएगा कि इसका टोन कैसा होने वाला है, लाइट होने वाला है, ग्रिम होने वाला है, या फिर कैसा टोन टोन होने वाला है। ये आपको एकदम स्टार्टिंग में ही आपको प्ले का पता चल जाएगा कि ये कॉमेडी होने वाली है, ट्रेजेडी होनी है। शेक्सपियरियन प्ले की ये भी एक बहुत खूबी थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन मैकबेथ द एक्सपोजिशन shows the witch's prophecy, Macbeth's victory in battle and his encounter विद द विचेज। अब देखिए ये पार्ट 1 में ही आया और थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया कि ये जो है जो तीन जो विचेज है, तीन जो चुड़ैल है, वो आके बोलती है कि मैकबेथ जो है तुम जो है सो राजा बनेगा, जाओ किंग को मारो। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, कैसे होगा क्या होगा, ये सारा सस्पेंस बना रहता है। तो एलिमेंट ऑफ सस्पेंस जो है सो आपको फर्स्ट एक्ट से ही आपको दिखने को मिल जाएगा। अब पार्ट टू में क्या होता है कि डेवलपमेंट होता है, सारे जो थीम वगैरह है, मेन कन्फ्लिक्ट यहाँ पे डेवलप होता है। यहाँ पे राइजिंग एक्शन, क्या क्या मेन मेन जो एक्शन है वो सारे इसमें आपको दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस कॉम्प्लिकेशंस, सब प्लॉट्स, ये कॉम्प्लिकेशन भी इंट्रोड्यूस करता है, सब प्लॉट भी इंट्रोड्यूस करता है, और जो अदर सपोर्टिंग कैरेक्टर होते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो होते हैं, वो इसी पार्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हेमलेट में जो है सो डेवलपमेंट शोज Hamlet's hesitation to avenge
हिज फादर्स मदर। इसमें जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि अब शेक्सपियर जो है सो इसका हेजिटेशन रहता है, उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि मारे अंकल को कि नहीं मारे। वो एक बात ये भी सोचता है कि अगर अंकल को हम अपना मार दिए तो मेरी माँ जो है सो दूसरी बार विधवा हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है सो आपको पार्ट 2 में आपको इसके देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आते हैं हम लोग पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 जो है सो क्राइसिस एंड क्लाइमैक्स, पार्ट 3 में ही इसका क्लाइमैक्स आ जाता है। ठीक है, दिस पार्ट रीचेज द टर्निंग पॉइंट ऑन द हाइएस्ट और द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन इन द प्ले। ये एकदम हाइएस्ट पॉइंट है जैसा कि क्लाइमैक्स में होता है जनरली। It also shows a decisive change in the fortune of the main character। इसी में क्या जो मेन कैरेक्टर जो मेन ट्रेजिक फ्लो का जो इफेक्ट रहता है आपको इसी पार्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, यूजुअली द वर्ड्स जो तो सबसे जो मतलब कह सकते हैं कि जो बहुत अच्छी रहता है कि कोई एक सा जो गलती रहता है जिसके कारण उसका ट्रेजिक फ्लो होता है वो आपको इसी पार्ट में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इन ओथेलो। अब देखिए ओथेलो द क्राइसिस शोज ओथेलोज मर्डर। देखिए इसी पार्ट में आपको ओथेलो का मर्डर दिखाया है। ठीक है, कि ओथेलो को मर्डर, ओथेलोज मर्डर ऑफ डेस्टिमोना, कि ओथेलो कैसे मार देता है डेस्टिमोना का इस बात को सुनने पे कि ही इज नॉट फेथफुल, सी इज नॉट फेथफुल टुवर्ड्स हर आफ्टर बीइंग कन्विंस्ड ऑफ हर इनफिडेलिटी बाय इयागो। ठीक है, तो मेन जो ट्रेजिक फ्लो है, मेन जो आपका जो कह सकते हैं कि ग्रुटरसम जो इवेंट है वो आपको इसी पार्ट में देखने को मिलेगा। उसके बाद में भी मिलता है लेकिन इस पार्ट में जो जो आपका कह सकते हैं कि जो डाउनफॉल है वो आपका जो है सो शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पार्ट 4। पार्ट 4 में कॉन्सिक्वेंसेस। अब पार्ट 3 में जो जो एक्शन हुआ है उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होता है वो आपको पार्ट 4 में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं। दिस पार्ट शोज द फॉलोइंग एक्शन एंड द रिजल्ट ऑफ द क्राइसिस। जो क्राइसिस हुआ है, जो पार्ट 3 में जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है उसका क्या क्या रिजल्ट, क्या क्या इम्पैक्ट है वो आपको इस पार्ट में देखने को मिल जाएगा। It also prepares for resolution of catastrophe. For example, King Lear's consequences shows Lear's madness and grief after losing his kingdom and his daughters। अब देखिए जैसे कि पार्ट 3 में किंग लियर अगर आप मतलब अगर देखा जाए तो एक्ट 3 में किंग लियर क्या करता है कि अपने बेटी लोग को सारा जो है सो दे देता है। लेकिन पार्ट 4 में क्या होता है कि किंग का सारा पावर, किंग की जो तीनों जो दोनों बेटियां हैं वो बोलती कि नहीं अब आपको इतना क्या क्या करना है। और जो किंग का जो डाउनफॉल है, किंग का जो सैडनेस है वो आपको इस पार्ट में देखने को मिल जाएगा पार्ट 4 में। ठीक है, इसको कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। अब लास्ट पार्ट आते हैं हम लोग। लास्ट पार्ट है आपका रिजोल्यूशन और कैटास्ट्रॉफी। ये जो फाइनल चीज दिखाता है, फाइनल आउटकम दिखाता है ट्रेजेडी का कि क्या हुआ है लास्टली। ठीक है, फॉर एग्जांपल रोमियो एंड जूलियट में जैसे कि आपको पता है कि उनके फैमिली जब एग्री नहीं होते तो वे लोग मर जाते हैं। तो ये सारे चीज है। ठीक है, अब देखिए हमने अभी क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया है पहला नंबर पे कि इसका मेन मेन जो इवेंट, मेन मेन जो एलिमेंट है, मेन एलिमेंट क्या है शेक्सपियन ट्रेजेडी का। दूसरा हमने डिस्कस किया कि शेक्सपियन ट्रेजेडी के मेन थीम क्या है। और तीसरा हम लोग ने डिस्कस किया कि शेक्सपियन ट्रेजेडी जो इतने इंटरेस्टिंग है वो इतनी इंटरेस्टिंग होती क्यों है, इसका किस प्रकार से उसका प्लॉट का स्ट्रक्चर रहता है, किस प्रकार से प्ले का स्ट्रक्चर रहता है, वो चीज हमने लोगों ने तीसरे पार्ट में डिस्कस किया। अब हम लोग शेक्सपियर ट्रेजेडी के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो बहुत ही फेमस है। तो सबसे पहले जो है सो हेमलेट। हेमलेट जो है सो ये प्रिंस हेमलेट का स्टोरी, प्रिंस हेमलेट ऑफ डेनमार्क हु सीक रिवेंज फॉर हिज फादर्स मर्डर। अब देखिए इसमें हेमलेट में क्या होता है कि उसके जो फादर है उसका मर्डर कर दिया जाता है उसके अंकल के द्वारा, तो उसकी रिवेंज की ये सारी स्टोरी है। दूसरा है मैकबेथ। मैकबेथ है स्कॉटिश जनरल एम्बिशन। ये मैकबेथ का ओवर एम्बिशन के बारे में आपको दिखाएगा किस कैसे किसी का ओवर एम्बिशन जो है सो उसका जो है सो एंड की टुवर्ड्स हिज एंड ले जाता है। ठीक है, उसके बाद ओथेलो। ओथेलो में आपको दिखाएगा कि टेल ऑफ ये क्या, द टेल ऑफ ए मॉरिस जनरल ओथेलो मैनिपुलेटेड बाय डिसीटफुल इयागो रिजल्टिंग द ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज मैरिज एंड रेपुटेशन। अब देखिए ये जो है सो इसमें आपको ट्रेजिक फ्लो मीन द मैरिज में, मैरिज कैसे एक मैरिज जो है किसी और के कहने पे खराब हो जाता है, कैसे जो है सो दोनों अपने लाइफ को एंड कर लेते हैं इस इयागो के कारण, कैसे ये जो है ये सारी स्टोरी आपको इसमें देखने को मिलेगी। चौथा है किंग लियर।
किंग लियर का स्टोरी जैसे आपको पता होगा कि ये एक राजा और उसकी 3 बेटियों की कहानी है कि राजा जो है सो अपनी जो फ्लैटरी करने वाली 2 बेटियाँ रहती है, उसके बीच सारा अपना किंगडम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और लास्टली उसका ट्रेजिक एंड होता है, ठीक है? तो ये आपको देखने को मिल जाएगा किंग लियर में। और रोमियो एंड जूलियट वही लवर्स वाली स्टोरी है कि उनकी फैमिली जब एंग्री नहीं होती है, तो वो लोग लास्टली कैसे मर जाते हैं। तो ये सारी जो 5 ट्रेजेडी जो मैंने एग्ज़ाम्पल में दी, वो सारी शेक्सपियर की बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है। आपको अगर कभी मौका मिले तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेज है सारी की सारी, ठीक है? अब हम लोग आते हैं इसके कंक्लूजन पार्ट्स की ओर आते हैं लास्ट, ठीक है? शेक्सपियन ट्रेजेडी कंटिन्यूज टू बी कॉर्नरस्टोन ऑफ लिटरेरी एंड ड्रामेटिक एक्सेलेंस। अब देखिए, बिना शेक्सपियन ट्रेजेडी के अगर हम इंग्लिश लिटरेचर का ट्रेजेडी डिस्कस करें तो वो नियरली इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि शेक्सपियन ट्रेजेडी जो है सो आप समझिए कि वो कॉर्नर स्टोन है। वो मतलब समझिए कि अगर यूनिवर्सिटी विट्स के बाद अगर कोई इतना अच्छा ट्रेजेडी लिखा, तो वो शेक्सपियर ने लिखा। कुछ लोग इससे बोलते हैं कि शेक्सपियन ट्रेजेडी का जो क्वालिटी है और जो उसका जो अलग-अलग जो मतलब थीम्स वगैरह में, वो लोग उनके यूनिवर्सिटी विट्स के प्ले से भी इसको ऊपर रखते हैं। ठीक है? अगर आपने यूनिवर्सिटी विट्स वाली लेक्चर नहीं देखी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, आप जाइए वो लेक्चर भी ज़रूर देखिए, आप ड्रामा शुरू से देखिए, मैं ड्रामा की पूरी प्लेलिस्ट जो है सो आई बटन में भी डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूँगा, ठीक है? देखिए, थ्रू द एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग, डेस्टिनी एंड द इंट्रिकेट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, these play have stood the test of time, captivating generation and audience। शेक्सपियन ट्रेजेडी की ये भी खूबी रहती है कि ये ह्यूमन सफरिंग, डेस्टिनी, कि एक जो आम आदमी के साथ जो हो सकता है, शेक्सपियन ट्रेजेडी आप ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है, आप अपने लोकल में भी देखते होंगे कि कैसा जो है सो कुछ अलग-अलग कारणों से कैसे किसी का कुछ काम नहीं होता है, कैसे कोई ट्रेजिक एंड में आता है, तो वो आप इसे रिलेट कर पाएँगे बहुत अच्छा से। लिटरेचर की एक ये खूबी होती है, अगर आप अपने रियल लाइफ से रिलेट करना शुरू करते हैं, तो आपको लिटरेचर पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। जैसे कि अगर मैं आपको किंग लियर की कहानी की बात करूँ, तो आपको किंग लियर जैसा कि आप देखेंगे किंग लियर में भी कि कैसे कोई संतान जो होती है, उसे प्रॉपर्टी मिल जाने के बाद वो अपने पेरेंट्स को नहीं पूछते। तो वो आपको जो किंग लियर की स्टोरी है वो आज भी रेलेवेंट है। वो आज भी उतनी ही जो है सो आपको दिख जाएगी पूरी दुनिया में ही। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में ही आपको ये स्टोरी देखने को मिल जाएगी। इसीलिए एसी ब्रैडली ने शेक्सपियन क्रिटिक्स, बहुत ही फेमस शेक्सपियन क्रिटिक्स थे। वो लिखते हैं, द वर्ल्ड ऑफ शेक्सपियर इज ए वर्ल्ड ऑफ मिंगल लाफ्टर एंड टीयर्स। शेक्सपियर का जो वर्ल्ड है लाफ्टर एंड टीयर्स का वर्ल्ड है। अगर आप शेक्सपियन कॉमेडी पढ़िएगा तो उसमें आपको लाफ्टर आएगा, बट अगर आप ट्रेजेडी देखिएगा तो उसमें आपको टीयर्स आएगा। ठीक है? वेयर द हाइटनिंग ऑफ जॉय इनटू ब्यूटी इज ऑलवेज हॉन्टेड बाय सेंस ऑफ मोरालिटी। आपको वहां भी मोरालिटी का लेसन मिलेगा, यहाँ पे भी मोरालिटी का लेसन मिलेगा। तो एसी ब्रैडली ने इन्हें बहुत अच्छा से शेक्सपियन ट्रेजेडी की जो शेक्सपियन प्लेज की क्वालिटी को कंक्लूड किया है, ठीक है? द profound themes, memorable characters and expertly crafted plots make Shakespeare tragedy an enduring treasure of world literature। और देखिए, शेक्सपियन ट्रेजेडी का थीम भी बहुत अच्छा रहता था। कैरेक्टर, हेमलेट का कैरेक्टर, किंग लियर का कैरेक्टर, मैकबेथ का कैरेक्टर, रोमियो एंड जूलियट का कैरेक्टर, ये जो एक तरह से कह सकते हैं कि अमर हो गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है सो शेक्सपियर को जो है सो वर्ल्ड लिटरेचर में, शेक्सपियन ट्रेजेडी को वर्ल्ड लिटरेचर में अभी भी रेलिवेंट बना के रखती है, उसकी रेलिवेंस को अभी भी वो रखती है, कायम रखती है, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही था। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक कंक्लूजन में एक कोटेशन इंक्लूड किया है। तो आप अगर कोटेशन अगर अपने आंसर में देते हैं तो उससे आपका आंसर देखने में अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। और जो एग्जामिनर रहता है, जो कॉपी चेक करता है, उसे लगता है कि स्टूडेंट को पूरा प्रॉपर नॉलेज है, उसने अच्छे से स्टडी की है पूरे सेमेस्टर। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप लोग भी कम से कम 1 या 2 कोटेशन अपने पूरे आंसर में ज़रूर लिख के आइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कुछ फीडबैक देना हो तो कमेंट करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।